पाकिस्तान के कराची यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक वैन में धमाका हुआ है। इस धमाके में 3 चीनी शहरी और एक पाकिस्तानी ड्राइवर हलाक हो गया और कई जख्मी हो गए। एक अलहदगी पसंद अस्करियत पसंद ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि यह हमला एक खातून खुदकुश बमबार ने किया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि खातून बुर्क़े में मलबूस एक शख्स को सर से पांव ढांप कर वैन तक जाते हुए देखा गया, जिसके बाद फौरी धमाका हुआ। मंगल के हमले के बाद ग्रुप के बयान में हमलावर की शनाख्त शीरीन बल्लूच या बर्मिश के तौर पर की गई है और कहा गया है कि वो ग्रुप की पहली खातून बमबार थी। बयान में कहा गया कि यह हमला बल्लूच मज़ाहमत की तारीख में एक नया बाब है। बलूचिस्तान तवील अरसे से मुसल्लह बल्लूच ग्रुपों की जानिब से निचली सतह की शोरिश का मंजर पेश करता रहा है, जो इस्लामाबाद से मुकम्मल आज़ादी न होने की सूरत में खित्ते के कुदरती वसाइल में ज़्यादा खुदमुख्तारी और ज़्यादा हिस्से का मुतालबा करता रहा है। तहम पाकिस्तानी तालिबान ने माजी में भी चीनी मफाद को निशाना बनाया। जो ड्राइवर है 3 चाइनीज थे और एक पाकिस्तानी, मतलब जो ड्राइवर था चाइनीज कौन थे वो? स्टाफ दो, एक डायरेक्टर था, 2 फैकल्टी मेंबर्स था और एक नेचुरली वैन का जो ड्राइवर है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जेरिको में पनाह गुज़िन कैंप पर छापे के दौरान एक फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया। मुतवफ़ी शख्स की शनाख्त 20 साला अहमद इब्राहिम के नाम से हुई है। वज़ारत सेहत ने कहा कि मंगल की सुबह उन्हें सर में गोली लगी थी। इसराइली फोर्सेस ने कैंप पर सुबह सवेरे छापा मारा और कम से कम 2 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फोर्सेस की इस जारहाना कार्रवाई से नाराज़ जेरिको और वादी उर्दुन में फतह तहरीक ने आम हड़ताल का ऐलान किया। इसके अलावा मगरबी किनारे में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 2 दीगर फ़लस्तीनियों को हलाक किया गया है, जिनन के इलाके में इसराइली फ़ौज के छापों के दौरान 21 साला लुत्फ़ी अलबादी और 18 साला हन्नान खदूर को गोली मार दी गई। इन दोनों यरूशलेम और मगरबी किनारे में बहुत ज़्यादा कशीदगी है। 22 मार्च से इसराइल में फ़लस्तीनी हमलों के नतीजे में 14 इसराइली अफराद की हलाकत के बाद इसराइली पुलिस की कार्रवाई में शिद्दत देखी जा रही है। आपको बता दें, 14 फ़लस्तीनी की हलाकत के बाद इसराइली पुलिस की कार्रवाई में शिद्दत देखी जा रही है। इसराइल की जारहाना कार्रवाई में अब तक मगरबी किनारे में कम से कम 46 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली हुकाम से अपील की है कि इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इंतहाई ताकत के इस्तेमाल की तहक़ीक़ात की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा मशरिक़ वस्ता अमन मरहले के नुमाइंदे ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के लिए ब्रीफिंग में कहा कि मकबूजा दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे और मशरिक़ अल-कुद्स में तशद्दुद के वाक़यात और इसराइल में दहशतगर्दाना हमले फौरी तौर पर बंद होने चाहिए और हर एक की तरफ से उनकी मज़म्मत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गज़ा से फेंके जाने वाले रॉकेट हसास इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल रहे हैं। उसी तरह इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से शहरियों के खिलाफ इंतहाई ताकत का इस्तेमाल अंदेशों का सबब बन रहा है। This period has been marked by violence in the occupied West Bank, including East Jerusalem, and terror attacks in Israel, which have killed and injured scores of civilians. In Jerusalem, the situation remains relatively calm, despite inflammatory rhetoric and violent clashes between Palestinians and Israeli security forces that have taken place at the holy sites. यूक्रेन में जंगबंदी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने मॉस्को में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात की और संजीदा बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने सेक्रेटरी जनरल की पहल की सताइश की, मगर अमरीका और नेटो ममालिक पर निशाना साधने से नहीं चूके। देखिए एक रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने मंगल को रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात की और यूक्रेन में जंगबंदी पर जोर दिया। यूक्रेन में क्या हालात हैं, उस पर मुनफरद तबसरे किए जा सकते हैं, लेकिन वक्त की ज़रूरत है कि वहाँ जल्द से जल्द जंगबंदी की जाए और इस मकसद और संजीदा बातचीत के लिए हालात पैदा किए जाएं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने UN सेक्रेटरी जनरल की तजवीज़ और सोच की सताइश की। Мы оценили ваше желание в эти непростые времена всерьез начать
задумываться о том, как будет развиваться ООН, как будет воплощаться в жизнь, в практические дела принцип многосторонности, который в последние долгие годы откровенно попирался Западом, который, к сожалению, взял курс на создание и увековечение однополярного мира. I know that we have today, in facing the complex situation in Ukraine, different interpretations about what's happening in Ukraine. But that does not limit the possibility to have a very serious dialogue on how best we can work to minimize the suffering of people. On the other hand, we are extremely interested in finding ways in order to create the conditions for effective dialogue, create the conditions for a ceasefire as soon as possible, create the conditions for a peaceful solution. यूएन सेक्रेटरी जनरल ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन में लड़ाई का खात्मा इसलिए भी चाहते हैं कि दुनिया के दीगर हिस्सों में खुराक के बहरान को रोका जा सके। वाज़ेह रहे कि यूएन सेक्रेटरी जनरल की जानिब से अमन की कोशिशों का सिलसिला ऐसे वक्त में शुरू किया जा रहा है जबकि यूक्रेन में रूसी हमले शिद्दत से जारी हैं। अमेरिका यूक्रेन की फौजी मदद कर रहा है, मगरबी ममालिक भी यूक्रेन की शाना बशाना खड़ा है। रूस ने कल ही कहा था कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन की फौजी मदद का सिलसिला बंद नहीं किया तो रूस तनाज़े में शिद्दत पैदा होगी और नुकसानात में इजाफा होगा और अमन की राह दुश्वार होगी। इन तमाम मुश्किल हालात के बीच अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जंगबंदी की कोशिशें किस हद तक रंग लाएंगी ये कहना मुश्किल है, मगर इतनी बात जरूर कही जा सकती है कि अगर यूक्रेन में जंग नहीं रुकी तो ये जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज उन रूसी एथलीट्स को सरकारी एजाज़ात से नवाजा जिन्होंने इस साल के बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स में तमगे जीते थे। पुतिन ने फिगर स्केटिंग टीम की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी लड़कियों की हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत परफॉर्मेंस ने हरीफ खिलाड़ियों के लिए मुकाबले को मुश्किल तरीन बना दिया। उन्होंने कैमिला वेलवा की खास तौर पर तारीफ की जो बीजिंग में अपनी जीत के बाद डोपिंग के इल्जामात का शिकार थीं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बरतरी कुछ इजाफी मादों, हेराफेरी से या बेईमानी से हासिल नहीं की जा सकती। Уже третью Олимпиаду подряд у России абсолютное лидерство в женском одиночном фигурном катании на коньках. И удивительно красивые, виртуозные прокаты наших девочек, первой из которых стала Анна Щербакова, остаются недостижимой для соперниц вершины. Это действительно так. Она выбрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства. Такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций. Да, в фигурном катании все эти средства дополнительные не нужны. Мы с вами это хорошо понимаем и знаем. साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर वो सदर के ओहदे पर होते तो वो रूसी रहनुमा व्लादिमीर पुतिन को बताते कि यूक्रेन में रूस की जारहियत को रोकने के लिए अमेरिका क्या कर सकता है। उन्होंने कहा कि रूस के मुकाबले अमेरिका के पास बहुत ज्यादा ताकतवर जौहरी हथियार मौजूद हैं। सुनिए उन्होंने मजीद क्या कहा। The N-word. I call it the N-word. He uses the N-word, the nuclear word, all the time. That's a no-no. You're not supposed to do that. He uses it on a daily basis. And everybody's so afraid, so afraid. And as they're afraid, he uses it more and more. That's why he's doing the kind of things he's doing. He's doing them because he thinks nobody's going to ever attack us because they're all stupid and they're afraid to talk about it. I totally agree with you. Okay? So what would you do about that? And instead of, excuse me, it's a little complicated. Oh, sorry. Instead of kowtowing, instead of Biden saying, oh, he's got nuclear weapons. He keeps saying he's got we have better weapons. We have the greatest submarine power in history. So what would you say and do? I would say we have far more than you do, far more powerful than you, and you can't use that word ever again. You cannot use the nuclear word ever again. And if you do, we're going to have problems. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि रूसी फौजियों ने चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश की थी और हादसे को दावत दी थी।
آج پلانٹ کے دورے کے دوران بات کرتے ہوئے IAEA کے سربراہ رافیل ماریانو گروسی نے کہا کہ سائٹ پر کسی بھی قسم کے سمجھوتے سے گریز کے باوجود صورتحال مستحکم نہیں ہے، اس لیے جوہری حکام کو چوکنا رہنا چاہیے۔ پلانٹ سائٹ اب یوکرین کے ہاتھوں میں واپس آ گئی ہے اور جو مواصلاتی رابطہ منقطع ہوا تھا اسے بحال کر دیا گیا ہے۔ گروسی نے پاور پلانٹ کے کارکنوں کو قبضے کے دوران ممکنہ خطرات کو کم کرنے کے لیے مبارکباد پیش کی۔ Another disaster like the one in '86, of course, not because it was a completely different situation. On that occasion, you had an explosion, you had an operating reactor, the situation was completely different. In this case, what we had was a nuclear safety situation that was not normal, that could have developed into an accident. بیجنگ میں کورونا کے کیسوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت نے بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ جزوی لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ لوگوں کو ڈر ہے کہ کہیں مکمل لاک ڈاؤن نہ لگ جائے، اس لیے دکانوں اور سپر مارکیٹ میں کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری کے لیے لوگوں کی لمبی قطاریں ہیں۔ پیش ایک رپورٹ۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں کورونا انفیکشن کے پھیلاؤ میں اچانک تیزی سے سخت لاک ڈاؤن کے خدشے سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور حکومت نے بڑے پیمانے پر جانچ شروع کر دی ہے۔ شنگھائی میں اس قسم کی صورتحال پہلے سے موجود ہے۔ سپر مارکیٹوں اور دکانوں پر لوگوں کی لمبی قطاریں دیکھی جا سکتی ہیں۔ لوگوں میں خوف ہے کہ شنگھائی کی طرح دارالحکومت بیجنگ میں بھی خطرناک حالات پیدا ہوں گے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو گھروں میں بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بیجنگ کے لوگوں نے چاول، نوڈلز، سبزیاں اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کو جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ سرکاری میڈیا نے رپورٹس جاری کی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ خریداری میں اضافے کے باوجود سپلائی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ 我觉得没什么可着急的，那个昨天新闻说了那个，什么备了那么多菜，然后够30天的，我一点都不着急。我的同事，我的战友在上海，他确实也很困难，因为什么呢？他这个弄的就说太突然了，所以说呢，就说政策各方面都不到位，特别是基层的方面都不到位，因此呢，这老百姓呢是暂时很困难的。 但是过了大概1个礼拜，情况就好转了。我们北京不存在这问题。我的女儿是在那机关里的，他们现在都准备了，什么床铺、床垫，这妇女的用品都准备好了，就等待，就说如果一旦封城，绝对没问题。因为盲目的囤会造成这种其实这种资源的浪费。就大家都囤完了之后，其实这种资源就会极度短缺。 造成这种资源不够的情况，所以我选择不囤了。然后比较支持这个，就是尽快的把这个疫情控制到一个能可控的范围，进行全员核酸，我觉得是一个非常有效的措施。然后我也会积极配合这个政府来做这个核酸，我一会儿就要回去做核酸呢。对，是这样。 बीजिंग में तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के इलाके में रिहायशियों को बंद कर दिया गया। उन्हें घर से काम करने और अपने रिहायशी अहाते में रहने को कहा गया है। यह मुकम्मल लॉकडाउन नहीं था, लेकिन स्टेडियम, खेलों के मैदान, सिनेमा घर और दीगर तफरीही मकामात को बंद करने का हुक्म दिया गया है। कोरोना पे काबू पाने के लिए चीन जीरो कोविड पॉलिसी पर अमल कर रहा है और बंदिशों के निफाज में किसी तरह की नरमी नहीं दी जा रही है। चीन के लोग भी जीरो कोविड पॉलिसी के निफाज में हुकूमत की मदद कर रहे हैं। बस लोगों को एक फिक्र सता रही है कि अगर मुकम्मल लॉकडाउन हो गया तो उनकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। एक बार फिर जिंदगी की रफ्तार थम जाएगी और लोग अपने घरों में महसूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आलमी मंजर। रूस यूक्रेन जंग ने आलमी फूड मार्केट को शदीद धचका पहुंचाया है और अफ्रीकी ममालिक को मुतासर किया है, जो रूस और यूक्रेन से दरामदशुदा गंदम पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं। रूस और यूक्रेन बहुत से ममालिक को गंदम फराहम करने वाले कलीदी मुल्क हैं।
اور تنازع کی وجہ سے گندم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ افریقی ملک سینیگل کے معاملے میں 2021 میں تقریباً 60% گندم دونوں ممالک سے درآمد کیے گئے۔ اس تنازع نے روس اور یوکرین کی خوراک کی برآمدات کو متاثر کیا ہے، جس سے خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کا مقابلہ کرنے کے لیے سینیگل کی حکومت نے سبسڈی میں اضافہ کیا ہے اور ٹیکسوں اور فیسوں میں کٹوتی کی ہے، لیکن اس تنازع نے اس کی خوراک کی حفاظت کے نقطہ نظر کو مزید تاریک کر دیا ہے، جو پہلے کورونا سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ Avec la crise donc de la Covid, il y a eu un renchérissement donc du fret, ce qui faisait que déjà les prix du blé étaient à des niveaux assez élevés. Et donc nous étions obligés de réajuster à la hausse le prix du blé parce que les meuniers ne pouvaient plus s'en sortir. شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے شمالی کوریا کی فوج کے قیام کی 90 سالگرہ کی تقریبات کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھائے گا۔ شمالی کوریا کے سربراہ نے کہا کہ اگر ان کی سرزمین پر کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ان کے ملک کی جوہری قوت کسی ایک مشن تک محدود نہیں رہے گی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھائے گا۔ شمالی کوریا کی مرکزی خبر رساں ایجنسی کے CNA کے مطابق صدر کم جونگ ان نے یہ بات گزشتہ شام کورین پیپلز ریولوشنری آرمی کے قیام کی 90ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ فوجی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ دفاع، سائنس اور گولہ باری کی صنعت کے شعبوں کو جدید فوجی ہارڈ ویئر کے لیے ترقی اور تعیناتی جاری رکھنی چاہیے تاکہ عوامی فوج کی فوجی طاقت میں مسلسل اضافہ کیا جا سکے، خاص طور پر جوہری قوتیں جو ہماری قومی طاقت کی علامت اور ہماری فوجی طاقت کا مرکز ہیں، انہیں معیار اور پیمانہ دونوں لحاظ سے مضبوط کیا جانا چاہیے تاکہ وہ جنگ کی کسی بھی صورتحال میں مقاصد کے مطابق جوہری جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں۔ صدر کم جونگ ان کا کہنا تھا کہ جوہری صلاحیتوں کو تیز ترین رفتار کے ساتھ آگے بڑھایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جوہری قوتوں کا بنیادی مشن کم از کم دفاعی طاقت کا حصول ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ نے کہا کہ اگر ان کی سرزمین پر کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ان کے ملک کی جوہری قوت کسی ایک مشن تک محدود نہیں رہے گی۔ اگر کوئی طاقت شمالی کوریا کے بنیادی مفادات میں مداخلت کرنے کی کوشش کرے گی تو ان کی جوہری صلاحیت کے پاس اپنے دیگر مشن پورے کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ہماری جوہری قوتوں کا بنیادی مشن جنگ کو روکنا ہے، لیکن ہمارے جوہری ہتھیار کبھی بھی جنگی ڈیٹونیٹ کے واحد مشن تک محدود نہیں رہ سکتے، یہاں تک کہ ایسے وقت میں جب اس سرزمین پر ایسی صورتحال پیدا ہو جس کے ہم بالکل بھی خواہش مند نہ ہوں۔ اگر کوئی قوت ہماری ریاست کے بنیادی مفادات کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ہماری ایٹمی قوتوں کو فیصلہ کن طور پر اپنا غیر متوقع دوسرا مشن پورا کرنا ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق اس موقع پر شمالی کوریا کے نئے بین براعظم میزائل ہوشونگ 17 کی نمائش بھی کی گئی، جبکہ سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق ملٹری پریڈ میں تقریباً 20,000 فوجی اور 250 سے زیادہ عسکری ساز و سامان شامل تھا۔ قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل تجربات پر پابندی عائد ہے۔ ان عالمی پابندیوں کے باوجود رواں برس کے پہلے 3 ماہ میں شمالی کوریا مختلف میزائلوں اور جاسوس سیٹلائٹس کے 13 تجربات کر چکا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر کے بورڈ نے امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ٹیسلا کے مالک ایلون مسک کی پیشکش منظور کر لی۔ آپ کو بتا دیں کہ مسک نے ٹویٹر کو خریدنے کے لیے $44 ارب کی پیشکش کی تھی۔ ایلون مسک نے معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ آزادی رائے ایک فعال جمہوریت کی بنیاد ہے اور ٹویٹر ڈیجیٹل ٹاؤن سکوائر ہے جہاں انسانیت کے مستقبل کے لیے اہم معاملات پر بات چیت ہوتی ہے۔ تاہم ایلون مسک کی جانب سے ٹویٹر خریدنے کی پیشکش منظور ہونے کے بعد ابھی یہ واضح نہیں کہ نئی کمپنی کی سربراہی کون کرے گا۔ ٹویٹر کی سربراہی فی الحال پراگ اگروال کی کر رہے ہیں۔ دیکھیے رپورٹ۔
अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के सरबराह एलन मस्क के पास जल्द ही ट्विटर की कमान होगी। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के बोर्ड और मस्क के दरमियान 44 अरब डॉलर में फरोख्त का मुआहदा तय पाया गया है, जिसके बाद वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक बनने के बेहद करीब आ गए हैं। इस मुआहदे के इस साल मुकम्मल होने की उम्मीद है, लेकिन इसे अभी शेयर होल्डर्स और अमेरिकी रेगुलेटर्स से मंजूरी मिलना बाकी है। टेस्ला के सीईओ मस्क ने 14 अप्रैल को ट्विटर खरीदने की पेशकश की थी। मस्क ने कहा है कि वो ट्विटर खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं सोचते कि ये आज़ादी इजहार के प्लेटफॉर्म के तौर पर अपनी सलाहियत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है। डील की मंजूरी कैसे हुई? CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क की मिल्कियत वाली कंपनी बनने के बाद ट्विटर के तमाम शेयर होल्डर्स को $54.20 यानी हर शेयर पर तकरीबन 4,000 रुपए नकद मिलेंगे। इस शेयर की कीमत मस्क के ट्विटर में अपने 9% हिस्स का इंकशाफ करने से पहले के मुकाबले में 38% ज्यादा है। मस्क के पास पहले ही कंपनी में 9% हिस्स थे। दिलचस्प बात यह है कि ट्विटर के बोर्ड ने इब्तदा में मस्क को इस कदम से रोकने की कोशिश की, लेकिन हालात अचानक उस वक्त बदल गए जब मस्क ने $46.5 बिलियन की पेशकश करते हुए कहा कि वो खुद इसमें से $21 बिलियन की सरमायाकारी करेंगे। मस्क ने कहा कि दीगर सरमायाकार भी इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। एलन मस्क की ट्विटर की खरीदारी को ऑफिशियल बनाए जाने के फौरन बाद उनका एक पुराना ट्वीट माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर वायरल हो रहा है। ऐसा लगता है कि ट्विटर काफी अरसे से एलन मस्क के ज़हन में है। 21 दिसंबर 2017 को मस्क ने एक ट्वीट किया था कि मुझे ट्विटर से प्यार है। इसके बाद एक ट्विटर सारिफ ने मशवरा दिया था कि मस्क को पूरी कंपनी खरीद लेनी चाहिए, जिस पर मस्क ने जवाब में सारिफ से कीमत पूछी। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये डील कैसे हुई और डील फाइनल होने तक क्या हुआ। माना जाता है कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने जनवरी 2022 से ट्विटर में शेयर्स खरीदना शुरू कर दिया था। 14 मार्च तक मस्क ने 5% से ज्यादा हिस्स जमा कर लिए थे। मस्क ने ट्विटर पर लोगों की आज़ादी इजहार पर कदगन लगाने पर तनकीद की। एक पोल पोस्ट में उन्होंने अपने हामियों से पूछा कि क्या जमहूरियत के लिए इजहार राय की आज़ादी जरूरी है? क्या आपको यकीन है कि ट्विटर इस उसूल पर सख्ती से अमल पैरा है? क्या एक नए प्लेटफॉर्म की जरूरत है? एलन मस्क ने ट्विटर के 9.2% शेयर्स खरीदे। बाद में उन्होंने उसी दिन एक पोल पोस्ट किया, सारिफीन से पूछा कि क्या वो तरमीम का बटन चाहते हैं। एलन मस्क के बोर्ड कारकुन बनने के बारे में कयास आराइयां तेज हो गईं। ट्विटर के साबिक सीईओ जैक डोर्सी ने एलन मस्क को ट्विटर बोर्ड में खुशामदीद कहा। एलन मस्क ने ट्विटर के बोर्ड में शामिल होने से इनकार किया। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने ट्विटर पर एक ट्वीट शेयर करते हुए कहा कि मस्क ने कंपनी के बोर्ड में शामिल होने की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। एलन मस्क ने ट्विटर को $43 बिलियन में खरीदने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि वो कंपनी को मुकम्मल तौर पर खरीदने के लिए फी हिस्सा $54 अदा करने के लिए तैयार हैं। ट्विटर ने पॉइजन पिल को अपनाया ताकि मस्क के लिए ज्यादा शेयर हासिल करना और सोशल नेटवर्क पर कब्जा करना मुश्किल हो जाए। पॉइजन पिल एक ऐसा अमल है जो उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई शख्स या इदारा किसी कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश करता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर के बोर्ड और एलन मस्क के दरमियान बातचीत हुई और ये अगले दिन भी जारी रही। मुबैना तौर पर मस्क ने अपने मालियाती गोशवारे बोर्ड के सामने पेश किए, जिसके बाद सोशल मीडिया दिग्गजों ने मस्क की तजवीज को संजीदगी से लिया। एलन मस्क ने $44 अरब का मुआहिदा किया और वो ट्विटर के मालिक बन गए। ट्विटर खरीदने के बाद अपने पहले ट्वीट में मस्क ने कहा कि वो प्लेटफॉर्म को पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं। मुआहिदे का ऐलान करते हुए कहा कि आज़ादाना बोलना एक फ़ाल जमहूरियत की बुनियाद है और ट्विटर डिजिटल टाउन स्क्वायर है, जहां इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए अहम मामलात पर बहस की जाती है। नए फीचर्स के साथ प्रोडक्ट को बढ़ाकर स्पैम बूट्स को शिकस्त देकर ट्विटर को पहले से बेहतर बनाना चाहता हूं। एलन मस्क ने कहा कि ट्विटर में जबरदस्त सलाहियत है और वो कंपनी और सार्फिन की कम्युनिटी के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। इस मुआहदे के बाद एलन मस्क ट्विटर के वाहिद सबसे बड़े शेयर होल्डर भी बन गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अब तक किसी भी प्राइवेट कंपनी को खरीदने का सबसे बड़ा सौदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।